दलितों को वो सारी चीजें देंगे जिसके बारे में वो बाकी सरकारों से मांगते आए हैं एज अ स्पेशल केस। दलितों और नॉन दलितों में बांटते हैं तो इसका केवल एक मतलब है कि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अपने देशों में नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन आखिरकार अचानक से आपको राजनीति की तरफ कैसे झुका हुआ, और प्रशांत किशोर जी की जनसुराज में ही क्यों आने के लिए? बदलाव तो हुआ है, सड़कें बनी हैं, आप गांव-गांव में बिजली देखते हैं, बदलाव हुआ है। लेकिन क्या इन बदलाव की रफ्तार वो थी जो होनी चाहिए थी? आज समाज में समस्या ये नहीं है कि दलित बहुत पिछड़े हैं। बिहार की समस्या तो ये है कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव के खास कार्यक्रम हॉट टॉक में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आज हमारे साथ हॉट टॉक करने के लिए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद हैं। हम इनसे सीधे तौर पर सवाल करेंगे कि जैसे जैसे चुनाव का समय आता है तो दलित समाज, जी हाँ, हम ऐसे जातिवाद तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सवाल तो खड़े होती ही है। दलित समाज के बड़े बड़े चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव के समय नजर आते हैं कि हम दलित समाज के लिए ये करेंगे, दलित समाज के लिए उत्थान के लिए वो करेंगे, लेकिन काम कितना हो पाता है? मैं ये सब सवाल मनोज भारती जी से सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे और उनसे करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। जी सर, चुनाव के समय अगर देखा जाए तो दलित समाज की याद तो सबको आती है, लेकिन दलित समाज के लिए काम कोई नहीं कर पाता। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा जनता का कहना है। नहीं, अगर आप ध्यान दें तो मैं जनता को भी ये याद दिलाना चाहूँगा कि दलितों और अन्य वर्गों में जो डिवीज़न बनाया गया है, ये जानबूझकर पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए बनाया गया है। आज समाज में समस्या ये नहीं है कि दलित बहुत पिछड़े हैं। बिहार की समस्या तो ये है कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर बदलाव की ज़रूरत दलितों को है, तो उतनी ही ज़रूरत बिहार के सारे अन्य वर्गों को भी है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, आज हालत इतने खराब हो गए हैं कि हर कोई इस प्रॉब्लम से त्रस्त है कि उनकी ज़िंदगी का कुछ अता-पता नहीं है। हर जगह कानून व्यवस्था की कमी, अराजकता, भ्रष्टाचार और इनसे उपजा हुआ, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे नौकरी से, रोज़गार से रिलेटेड हो, चाहे पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह के रोज़गार सृजन की बात हो। किसी भी चीज़ में जनता ये नहीं देख पा रही है कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार की सोच क्या है, सरकार की योजनाएं कहाँ हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसका बेस होना चाहिए अच्छा समाज, कम से कम वहां हर रोज हत्या तो नहीं हो, हर रोज उठाईगिरी तो नहीं हो। अगर कोई इन्वेस्टर बिहार में आना चाहे और ये देखे कि वहां हर 8 घंटे पर एक हत्या होती है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कांड होता है जिससे कि वहां जो भी बचे खुचे परिवार के लोग हैं वो परेशान रहते हैं, तो कौन इन्वेस्टर यहाँ आएगा? इन्वेस्टर नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो रोजगार सृजन कैसे होगा? रोजगार सृजन नहीं होगा तो डेवलपमेंट का और तरीका कैसे आएगा? इन पूरे कैलकुलेशन में अगर आप समाज को दलितों और नॉन दलितों में बांटते हैं तो इसका केवल एक मतलब है कि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसके अलावा हम इस समस्या को किसी और तरीके से नहीं देखते। और जहां तक जनसुराज का सवाल है, हमारे जितने भी स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं या जितने भी हमारे वादे हैं, वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करता है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो वृद्धों को पेंशन देने की बात हो, चाहे महिलाओं को रोजगार सृजन के लिए बैंकों से ऋण देने की बात हो, या किसानों को मुफ्त में मजदूरों को की व्यवस्था,
नकदी फसल करवाने की बात हो, हर जगह हमने हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, बराबर की अपॉर्चुनिटी, अवसर दिए हैं। लेकिन सर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दलित समाज में कुछ लोग पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ दलित समाज अभी भी बिहार में ऐसे हैं जिनको रहने खाने तक का नहीं है उनके पास सर। आप भी सर, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी दलित समाज से आते हैं और बिहार में भी कई ऐसे बड़े दलित समाज के चेहरे हैं जो कि सिर्फ वादा करते हैं कि हम दलितों के लिए ये करेंगे, लेकिन वो जमीनी हकीकत पर कुछ करते हुए नजर नहीं आते हैं। हमने कोई स्पेशल वादा नहीं किया। हमने कहा कि हर दलित के बच्चे को अच्छी मुफ्त शिक्षा 15 साल की उम्र तक मिलेगी। हमने ये वादा किया कि हर दलित युवा को 10-12 हजार के मंथली रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उन सब को हम यही रोजगार देंगे। हमने ये वादा किया कि हर दलित वृद्ध को 2000 रुपए प्रति माह मिलेगा। हमने कोई भी वादा किसी से हटकर नहीं किया। और जहां तक आपको दलितों का सवाल है, इतने साल 78 सालों के बाद आज जब बिहार की सरकार जातीय जनगणना करवाती है तो ये कहती है कि केवल 3% दलित बच्चे 12वीं पास कर पाते हैं। मतलब 100 में 97 बच्चे स्कूल छोड़ ही नहीं पाते। और आप दलितों के लिए यूनिवर्सिटी में और नौकरियों में रिजर्वेशन के बारे में हल्ला करके आप दलितों को भटका रहे हैं। आरक्षण को लेकर तो सर सभी बात करते हैं, लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए तो दलित समाज के बड़े नेता के तौर पर अगर चिराग पासवान खुद को कहते हैं कि हम दलित समाज के बड़े नेता हैं, वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो दलित समाज के वोटरों को एकत्रित करने के लिए वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, लुभावने मतलब वादे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, वादे तो हम वैसे नहीं करते जो हम पूरे नहीं कर सकते जी। और इसीलिए हमने अपने पूरे कार्यकाल में, जो जनसुराज का कार्यकाल है, उसमें कहीं भी किसी भी लीडर ने ये नहीं कहा कि हम दलितों के लिए अलग से कुछ कर रहे हैं जी। हमने ये कहा, जैसा कि मैंने आपको समझाया, अभी मैंने बताया कि हम दलितों को वो सारी चीजें देंगे जिसके बारे में वो बाकी सरकारों से मांगते आए हैं एज अ स्पेशल केस। हम उनको स्पेशल केस नहीं मानते, हम उनको समाज का एक हिस्सा मानते हैं। और समाज के हिस्से में एक ये भी आता है जिसके बारे में नीतीश बाबू ने 17 साल पहले कहा लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया, कि हर भूमिहीन को, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको 3 डेसिमल जमीन का वादा उन्होंने किया था। हम तो ये कहते हैं कि हम हर दलित को, जनसुराज पार्टी हर दलित को घर का इंतजाम प्रायोरिटी में करके देगी। क्योंकि आप किसी भी गांव में चले जाइए, जो दलितों की बस्ती होती है वही सबसे बदहाल हालत में होती है। अगर गांव में हमें लोगों के आवास की व्यवस्था करनी है तो सबसे पहले दलितों का आवास बनेगा, जिसके लिए उनको जमीन भी दी जाएगी, आवास भी दिया जाएगा। चलिए सर, एक आखिरी सवाल रखेंगे सर, बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक सवाल ये रहेगा कि सर आप इतने देशों में नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन आखिरकार अचानक से आपको राजनीति की तरफ कैसे मतलब झुकाव हुआ, और प्रशांत किशोर जी की जनसुराज में ही क्यों आने के लिए आपने सोचा? आपने जैसा कहा कि मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस में देश से बाहर समय गुजारा है, सच है। मैंने अपनी 35 साल की नौकरी में 25 साल देश से बाहर गुजारा है, जिसमें 8 अलग अलग देशों में मैं रहा हूँ। कहीं 3 साल, कहीं 3.5 साल, कहीं 4 साल। उन सारे देशों में रहने पर जब हम वापस बिहार में आते थे तो ऐसा लगता था कि हम 200 साल पीछे चले गए। चाहे वो समाज की व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सरकारों का कार्यक्रम हो, चाहे कुछ भी देख लें। यहाँ तक कि ईरान और इंडोनेशिया जैसे देश भी हमसे बहुत आगे हैं।
इन सारे मामलों में। तो मन में हमेशा एक कसक रही कि क्या बिहार में वो नहीं हो सकता? और आज तो हालत ये है इतने सालों के बाद कि आप विदेशों को छोड़िए, आप बैंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, पुणे जाइए, ये सारे जो नगर हैं, मेट्रोपॉलिटन टाउन्स हैं, ये पिछले 20-25 सालों में चमके हैं। अगर ये वहां हो सकता है तो ये पटना, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जैसे शहरों में क्यों नहीं हो सकता? बात ये है कि यहाँ जितनी सरकारें पिछले 35-40 सालों से राज कर रही हैं, उनके मन में या उनकी नीयत में न कोई योजना है, न ही कोई विचार है कि वो बिहार को कैसे बदलें, ये पटना को पुणे की तरह कैसे वाइब्रेंट सिटी बनाएं। लेकिन अगर देखें सर, अगर तो मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं, अगर उनसे बातचीत की जाती है या फिर उनके पार्टी से, तो वो कहते हैं कि 2005 से लेकर के अभी तक काफी बदलाव हुआ है। बदलाव तो हुआ है, सड़कें बनी हैं, आप गांव-गांव में बिजली देखते हैं, बदलाव हुआ है। लेकिन क्या इन बदलावों की रफ्तार वो थी जो होनी चाहिए थी? क्या इन 20 सालों में, जो नीतीश बाबू क्लेम करते हैं, बिहार देश में लास्ट पोजीशन से एक भी पोजीशन उठ पाया है? अगर ये नहीं हो पाया है तो नीतीश बाबू किस बात का ढोल पीट रहे हैं? उन्होंने चाहे 1000 काम किया हो, देश में बिहार को कहां लेकर गए वो? यानी आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने काम किया? ये मानने में तो किसी को कोई गुरेज नहीं है। नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में सड़कें बनी हैं, जिस डिस्टेंस को हम 6 घंटे में तय करते थे, आज हम 2.5 घंटे में तय करते हैं। इसमें किसी को कोई नाम मानने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या बिहार लास्ट पोजीशन से एक भी कदम ऊपर आया है? 20 सालों में जिंदगियां बदल सकती थीं। आप तो केवल रोड बदल के खुश हो गए और ढिंढोरा पीट रहे हैं। कितने लोगों की जिंदगी बदली है? 20 साल में आप पलायन का रिकॉर्ड ले लीजिए। क्या पलायन की रफ्तार में, संख्या में कमी आई है या वृद्धि आई है? कोई ये बताकर देखे। 20 साल पहले जितने बच्चे यहां बिहार से कोटा जाकर तैयारी करते थे, क्या उस संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? यह बताकर कोई देखे। नीतीश बाबू किस बात का ढिंढोरा पीटते हैं, ये बताएं। कहते हैं कि विकास बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ है? मैं तो वही कह रहा हूं, विकास जो भी हुआ हो, क्या बिहार देश के अंतिम और सबसे पिछड़े राज्य के टैग से निकला है या नहीं निकला है? बताइए। चलिए, इन्होंने तो बड़ी सवाल खड़ा कर दी। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 2005 से लेकर के अभी तक बिहार में काफी विकास हुआ है, तो साफ तौर पर मनोज भारती जी ने बड़े सवाल खड़ा किए हैं कि क्या विकास हुआ है, पहले ये बताएं। उसके बाद अगर बात करें दलित समाज की, तो दलित समाज पे सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि दलित समाज का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। उसके पीछे का क्या कुछ कारण था, बता रहे थे मनोज भारती जी। चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। डेमोक्रेटिक लाइव पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।